नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। अरविंद मिश्रा आपका अभिवादन करता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य को ऑप्शनल पेपर या ऐच्छिक विषय बनाने से पहले 3-4 प्रश्न हमारे जेहन में कौंधते हैं। पहला प्रश्न यह कि क्या यह विषय अपने आप में अति अंकदायी हाई स्कोरिंग होगा? क्या इस विषय को कम समय में तैयार किया जा सकता है? क्या यह विषय रुचिकर होगा? क्या इस विषय की भूमिका उपयोगिता जीएस आदि में भी है? और क्या यह विषय कम समय में हाई स्कोरिंग होने के साथ साथ पाठ्य सामग्री के तौर पर भी सहज होगा? इसकी पाठ्य सामग्री सभी जगह उपलब्ध होगी क्या? तो मैं आपको यह धोखा नहीं देना चाहता या इस धोखे में आपको नहीं रखना चाहता कि आईएएस बनना बहुत आसान है और आधे घंटे में किसी कि अमृतवाणी सुन करके आप कलेक्टर बन जाएंगे, आप किसी विषय को चुनते ही कलेक्टर बन जाएंगे। माफ कर दीजिए दोस्तों, ना तो इस भ्रम में रख सकता हूं आपको, ना इस धोखे में रखना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदी साहित्य के सिलेबस से जुड़े हुए एक एक मुद्दे की चर्चा खूब मन लगा के करता आया। हाँ, स्वार्थ तो है ही कि आप मुझसे जुड़ें, परंतु कहीं ना कहीं उसमें आपसे अपनापन भी है, एक भाईचारा भी है। मैं अगर हार गया तो जरूरी नहीं कि आप भी हार जाएं। हमारे जैसे शिक्षक हारे हुए ही होते हैं। अगर आपको कोई गुमराह करता है कि मैं सेलेक्ट था और नौकरी छोड़ के आ गया हूं पढ़ाने, तो कुछ जरूर गड़बड़ है। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि कोई भी विषय बहुत आसान नहीं होता और कोई भी विषय 2 महीने में तैयार भी नहीं होता। हाँ, 2 मुद्दों पे हम लोग बात कर सकते हैं, एक रुचिकर होने को लेकर और एक स्कोरिंग होने को लेकर। दोस्तों, आपको 9th 10th 11th 12th की परीक्षाएं याद होंगी। उसमें आपने हिंदी साहित्य को पढ़ा था और मैं तो यूं कहूंगा कि हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा था। परीक्षा वाले दिन ही थोड़ा बहुत पलट करके फुटबॉल खेलते खेलते रास्ते में क्रिकेट खेल करके उस दिन परीक्षा देने गए थे और डर बिल्कुल नहीं लगा था। यही वजह है कि हिंदी हमारी मातृ बोली है। मातृ का अर्थ सहज, माता का संबंध सहज होता है। पिताजी के साथ आपको सजग रहना पड़ता है, आपको ध्यान रखना पड़ता है कहीं कोई गलती ना हो जाए और 2-4 रसीद ना हो जाए अपने को। लेकिन माता का संबंध सहज होता है, वैसे ही मातृभाषा सहज भाषा होती, इसमें डर नहीं लगता। जैसे माँ से हम लोग नहीं डरते। इसलिए हिंदी साहित्य को जब हम 9th 10th में भी पढ़ते थे तो बिना डरे जाते थे परीक्षा देने। और अब जबकि आप आईएएस में एज ए ऑप्शनल, एज ए ऐच्छिक विषय आप इसे चयन करना चाहते हैं इसका, तो यहां भी आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? मैं ये नहीं कहता कि कोई विषय खराब है, सभी विषय अपने आप में अच्छे हैं। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, जो आपको सफल बना दे वही आपका विषय है। लेकिन बाकी विषयों के साथ आप देखिएगा कि उनमें थॉट्स हैं, उनको बहुत रटने की जरूरत पड़ती है। छोटी छोटी संकल्पनाओं को पहले रटना पड़ता है। लेकिन हिंदी साहित्य में बहुत सी चीजें हमारी पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई हैं। खेत खलिहान का विषय, घर चूल्हा चक्की आंगन, अलग्योझा, संयुक्त परिवार, परिवार का टूटन, आप यही सब हिंदी साहित्य में पढ़ते हैं। समाज, समाज का प्रतिबिंब है साहित्य। आप देखेंगे कि तुलसी या सूरदास की जब रचनाएं पढ़ते हैं आप, तो आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं होती कि राम की पत्नी कौन है। ये हम लोग बचपन से रटे समझे हुए हैं कि राम की पत्नी सीता है।
तुलसी ने नायक राम और नायिका सीता की चर्चा की। ऐसे अगर सूरदास की रचनाओं को पढ़ें तो आप देखेंगे कि सूरदास की कविता में यदि कृष्ण है तो राधा होंगी, गोपियां होंगी। जब गोदान पढ़ने लगते हैं या प्रेमचंद की रचनाओं को पढ़ने लगते हैं तो आपको यह बात समझ में आने लगती है कि खेत खलिहान कहते किसे। अब हमें कोई ये नहीं समझाएगा कि खलिहान किसे कहते हैं, हमें कोई ये नहीं समझाएगा कि एक पिता जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हो या खेती बाड़ी कर रहा हो, बेटियों की शादी में कैसे परेशान रहता है। तो जो हिंदी का सिलेबस है वास्तव में वो हमारी सामाजिक पृष्ठभूमि का विषय है, और यूं कहें कि यह एक ऐसा सिलेबस है जिसे हमें अपने संस्कार से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसको जानने रटने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, हमारे संस्कारगत रूप में यह विषय बैठा हुआ है, हमारे संस्कारों का विषय है। अब दूसरी बात की स्कोरिंग है या नहीं, दोस्तों इसका एक ही प्रमाण है कि बाकी विषयों को हम लोग साल भर पढ़ते थे और हिंदी को एक दिन पढ़ के जाते थे बिना डरे, बिना डर भय के। लेकिन अंकों के मामले में यह विषय सबसे आगे रहता था। एक दिन पढ़ करके साल भर पढ़े हुए विषयों को हम पछाड़ देते थे अंकों के मामले में। दोस्तों हिंदी साहित्य को आईएएस पीसीएस में रखने से पहले दो बातें खूब अच्छी तरह दिलो दिमाग में गांठ बांध लीजिएगा। अगर आपको हिंदी साहित्य का कोई ऐसा शिक्षक मिले जो सिर्फ भाषणबाजी नहीं करे, देखिए हिंदी साहित्य में कुल 70 से 100 प्रश्न, ढंग के 70 से 100 प्रश्नों का कोई उत्तर लिखा के क्लास में डिक्टेट करके दे दे, उनके एक एक पहलू को समझा दे, पूरे शीर्षक को समझाए, पूरे एरिया को समझाए, शीर्षक के विषय वस्तु पर बात करे, उनके आगे पीछे की चर्चा करे, पृष्ठभूमि प्रासंगिकता पर चर्चा करे, सामाजिक दर्शन की चर्चा करे, रचनाकार के जीवन दर्शन की चर्चा करे। सब कुछ समझाने के बाद यदि शिक्षक आपको पूरे प्रश्न उत्तर के रूप में हिंदी साहित्य लगभग 70 से 100 प्रश्नों के उत्तर के रूप में आपको वह आपकी कॉपी में तैयार करा के दे दे, तो एक ऐसा शिक्षक चुनिए आप लोग जो 70 से 100 लगभग स्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको लिखा दे। क्यों? क्योंकि याद रखिए जीएस में आप बहुत कुछ पढ़ते रहते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, बहुत से अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं उनकी किताबें पढ़ते हैं, इतिहास भूगोल पढ़ते रहते हैं। परंतु हिंदी साहित्य में एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए आपको बहुत किताबें खरीदने की आवश्यकता पड़ेगी। कहाँ से इतनी किताब खरीदेंगे? हालांकि वो किताबें बहुत महंगी नहीं है, लेकिन पता चला कि एक कविता के लिए अकाल और उसके बाद नागार्जुन की कविता के लिए नागार्जुन ग्रंथावली खरीद के लाइए, राम की शक्ति पूजा निराला की कविता के लिए पता चला कि आप राग विराग खरीद करके लाएं। और इतना ही नहीं, उसकी व्याख्या को समझने के लिए आप नंद किशोर नवल की पुस्तक खरीद रहे हैं, प्रोफेसर दूधनाथ सिंह की पुस्तक को खरीद रहे हैं, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो मुझे लगता है कि तब हिंदी साहित्य का जो सारा रस है या जो आसानी से तैयार करने वाला इसका जो फंडा है वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा, वो झूठा पड़ जाएगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए। देखिए ऑनलाइन आप कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, एक चीज तो है दोस्तों, जो डायरेक्ट क्लास में शिक्षक के सामने बैठ करके आप पढ़ते हैं, शिक्षक अपनी बात समझाता है आपको और फिर बोल बोल के लिखवाता है, उसका एक बहुत मायने, चीजें नस नाड़ी में प्रवेश कर जाती हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक ऐसा गुरु चयन कीजिए जो भाषण नहीं दे, वीडियोबाजी नहीं करे, बल्कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर 5 से 6 मोटी मोटी नहीं बल्कि पतली पतली कॉपी लगेगी। इतनी पतली पतली कॉपी हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख सकते हैं। टीचर आपको उसका प्रारूप भी समझा देगा, पूरा आंसर लिखवा भी देगा, यह भी बता देगा कि आप चाहें तो इसमें फेर बदल भी कर सकती हैं। दोस्तों ये तो बात हुई कि हिंदी साहित्य की शुरुआत कैसे करें।
अब आइए जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, और पढ़ें तो किसे ज्यादा पढ़ें। दोस्तों, हिंदी साहित्य के 2 पेपर हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर के भी 2 पार्ट हैं, भाषा विज्ञान और साहित्य का इतिहास। और सेकंड पेपर के भी 2 पार्ट हैं, कविता खंड या काव्य खंड और गद्य खंड, जिसे कथा साहित्य। तो ये कुल 4 खंड हो गए। कौन कौन से? भाषा विज्ञान, साहित्य का इतिहास, दोनों मिलाकर के फर्स्ट पेपर, काव्य खंड, गद्य खंड, कथा साहित्य, ये दोनों मिलाकर के सेकंड पेपर। दोस्तों, कुछ लोग बेमतलब हौवा बना के रखे हैं कि भाषा विज्ञान रटने की चीज है, बहुत जटिल है, तिलस्म है, पुस्तक से या तो रट लीजिए या मैं आपको क्लास में प्रिंटेड नोट्स बांट देता हूं, पढ़ लीजिएगा। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। भाषा विज्ञान तो आपकी और हमारी अपनी पहचान है, हमारे बोलचाल का अंग है। उसे रटने की क्या जरूरत, वो तो समझने की जरूरत। जादू दिखाऊं? दोस्तों, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी पढ़ना है हमें, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी में संज्ञा के 2 या 3 रूप देखे जाते हैं। संज्ञा के कितने रूप? 2 या 3। सामान्य, दीर्घ, दीर्घतर। कहाँ कहाँ? पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी में। बोलिए मेरे साथ। कुत्ता संज्ञा का सामान्य रूप, दीर्घ रूप कुतवा और दीर्घतर कुतौना। अगर आप यूपी बिहार के हैं, पूर्वांचल के हैं और इसे आपको रटने की जरूरत पड़े तो समझ लीजिए कि हिंदी साहित्य आप पढ़ नहीं रहे हैं, बस मजाक कर रहे हैं, अपने साथ भी, अपने गार्जियन के साथ भी, और पैसों के साथ आप क्या कर रहे हैं, राम ही मालिक है। तो अब जरा बताइए, पानी का दीर्घ रूप पनिया, किताब का दीर्घ रूप किताबिया। एक और जादू है, जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं उसमें देखिएगा इया लगाते हैं, और पुल्लिंग संज्ञाओं में अवा। कैसे? मोहन मोहनवा, रमेश रमेशवा, सुरेश सुरेशवा। लेकिन जो स्त्रीलिंग संज्ञाएं हैं, किताब स्त्रीलिंग है किताबिया। देखिए, कान पुल्लिंग है कनवा अवा, नाक स्त्रीलिंग है नकिया, आंख स्त्रीलिंग है आँखिया, बाल पुल्लिंग है बरवा या बलवा, गर्दन स्त्रीलिंग है गर्दनिया मरोड़ देंगे, है ना, बोलते हैं ना। हाँ। तो दोस्तों, यह है भाषा विज्ञान, और ऐसे ही सहज सहज रूप हैं, इनको जानना है। तो अगर कोई कहता है कि भाषा विज्ञान रट लीजिए, तो भाई साहब आप उससे जान बचा लीजिए। भाषा विज्ञान किसी शिक्षक को कहिए, खूब बढ़िया से समझा दो और इसके सारे प्रश्नों के उत्तर लिखा दो। और सबसे अधिक स्कोरिंग है, इसीलिए इसे भाषा विज्ञान भी कहते हैं, विज्ञान की तरह नंबर देता है। अगर आपका भाषा विज्ञान तैयार हो गया, पहला खंड फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का दूसरा खंड कविता खंड है। कविता खंड को आपने दर्शन के साथ, देखिए कविता खंड बहुत स्कोरिंग है। कविता खंड को समझने के लिए छोटे छोटे दर्शनों को जानने की आवश्यकता। शिक्षक को बस आंखें खोल करके ध्यान मग्न होकर के सुनिए, वो जो डिक्टेट करे पूरी बात लिख लीजिए। अब जैसे कबीर को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत आपको अद्वैत जानना पड़ेगा, थोड़ा आपको हठ योग जानना पड़ेगा, थोड़ा आपको निर्गुण पंथ जानना पड़ेगा, रहस्य जानना पड़ेगा, सांख्य दर्शन सीख गए, वैष्णव भक्ति, ये सब जीएस में काम देने वाली चीजें हैं दोस्तों। तो कविता खंड भाषा खंड के बाद दूसरे नंबर पर अंकदायी और बहुत रोचक है, आप कभी भूलेंगे नहीं। छोटी छोटी बात है, ऐसा क्यों, कबीर ने क्यों कहा होगा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़? क्यों कहा होगा कांकर पाथर जोर के मस्जिद लिया चिनाए? जाहिर सी बात है, कबीर निर्गुण पंथी थे। निर्गुण पंथ में ब्रह्म के साकार रूप की चर्चा नहीं की जाती, क्योंकि ब्रह्म के अवतार और लीला की चर्चा निर्गुण पंथ नहीं करता, वहां ब्रह्म जन्मा नहीं। तो जो ब्रह्म जन्मा नहीं है, अवतारी नहीं, जिसका रूप आकार नहीं, उसकी मूर्ति नहीं बना सकते। इसीलिए संत कबीर मंदिर और मस्जिद का विरोध करते हैं। दूसरी बात कि कबीर सामाजिक एकता की बात कर रहे थे। अब मान लीजिए कि मंदिर में यदि हनुमान चालीसा का पाठ हो तो मस्जिद में बैठे मुसलमान बहुत प्रेम से बात नहीं करेंगे, गाली बकेंगे, और ऐसे ही मस्जिद में अजान हो तो मंदिर में बैठे हिंदू भी चैन से नहीं बैठेंगे।
कबीर को लगने लगा कि ये मंदिर और मस्जिद जो हैं, बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन की तरह, मंदिर और मस्जिद बैर कराने वाली चीजें, तो ईश्वर को ही मंदिर मस्जिद से निकाल लो, उसे घट घट व्यापी बना दो। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर को मंदिर मस्जिद से निकाल कर अपने भीतर ही तलाशना, यही रहस्य साधना है, यही निर्गुण साधना है। संकल्पनाओं का खेल है सारा। छोटी छोटी बात सीखिए। तो मैं बात कर रहा था भाषा विज्ञान को खूब प्यार से लिख करके, शिक्षक से पूछकर, उसके एक एक जो उसकी संकल्पनाएं हैं, जो उसके सूत्र हैं, जो नियम हैं, क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण क्या है, स्वरागम क्या है, स्वरलोप क्या है, अकारण अनुनासिकता क्या है, उपधा उपांत्य स्वर क्या है, स्वर संयोग क्या है, ध्वनि परिवर्तन क्या है, घोषीकरण क्या है, महाप्राणीकरण क्या है, ये छोटी छोटी चीजें अगर आप सीख गए, वियोगात्मकता किसे कहते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं, तो आपका व्याकरण भी मजबूत हो जाएगा। तो भाषा विज्ञान को खूब मेहनत से तैयार करें। नंबर 2 पर कविता खंड रोचक है, उस पर भी मेहनत करें। जो तीसरा खंड है हमारे लिए, फर्स्ट पेपर का दूसरा खंड, उस पर आप मेहनत के क्रम में तीसरे नंबर पर उसे रखें, साहित्य का इतिहास, क्योंकि उसके टर्मिनोलॉजी से ही आप पूरे हिंदी साहित्य को सीखते हैं। तो उस पर भी मेहनत करें, बहुत आसान है। अगर कोई पूछे आपसे समस्या पूर्ति क्या है, इतिवृत्तात्मकता क्या है, द्विवेदी युग का साहित्य ऐसा क्यों था, छायावादी युगीन साहित्य ऐसा क्यों है, भक्ति काल का क्या मतलब, तो देखेंगे कि बड़ा ही वो भी रोचक है। बस जरूरत है कोई बढ़िया से समझा के एक एक चीज लिखा दे। हिंदी पर बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चौथा खंड उससे भी अधिक रोचक है। गद्य साहित्य, कथा साहित्य, प्रेमचंद की कहानियां हैं, फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल को पढ़ना है, प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ना है। इन सारी चीजों को स्टेट में देखेंगे कि थोड़ा बहुत अलग थलग सिलेबस है। इन सभी चीजों को आप खूब इत्मीनान से पढ़ के, समझ के, आंसर फॉर्म में जरूर लिखवाएं अपने शिक्षक से, ताकि आपको एग्जाम से पहले, मुख्य परीक्षा से पहले आपको भटकने की जरूरत ना हो। क्योंकि दोस्तों आपकी मेहनत जीएस में बहुत ज्यादा हो जाती है। पीटी को लेकर के आप पीटी में भी कई जगह परेशान रहते हैं, मेंटल एबिलिटी के प्रश्न हैं, तो रीजनिंग के मुद्दे हैं, फिर पता चलता है कि सीसेट वगैरह के मुद्दे पे आप भटक रहे हैं। मेंस को लेकर के वैसी ही परेशानी रहती है। पीटी और मेंस दोनों में जीएस के स्तर पे आपका जो जद्दोजहद है उसे कम करने के लिए ही हिंदी साहित्य जैसा विषय चुना जाता है ऑप्शनल के तौर पे। यदि उसमें भी उतनी ही समस्या हो तो फिर तो बेमतलब मेहनत भी अधिक लगेगी और सफलता भी शायद अनिश्चित रहे। इसलिए हिंदी साहित्य का लोग चयन करते हैं कि बढ़िया कोई शिक्षक मिले, प्रश्नों का उत्तर लिखा दे, चारों खंडों की अच्छी समझ हो, लगभग 70 से 100 प्रश्न क्लास में बच्चे अपने से उस पर प्रैक्टिस कर लें। 6 महीने का समय शिक्षक को भी दीजिए। और अगर लगता है आपको कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है तो घर बैठे चुपचाप ये वीडियो देखते रहें, इनको लिखते रहिए। हाँ, थोड़ा समय तब ज्यादा लगेगा क्योंकि छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम प्रस्तुत रहते हैं आपके समक्ष। तो इन वीडियो को देखते रहें, सुनते रहें, इनको लिखते रहें। अगर कोई क्लास वगैरह ज्वाइन करें तो कोशिश करें कि लिखित सामग्री हो, हर प्रश्न का उत्तर लिखा हो, ना कि कोई पॉइंट दे दे और कहे कि बाकी तो मेरे नोट्स में है, ले लेना, या कोई कहे कि मैं वीडियो में सुना दे रहा हूं, उसको सुन लेना, मेरे लेक्चर सुन लेना, लिख लेना। वो थोड़ी समस्याजनक बातें हो सकती हैं। अगर आंसर लिखित हो तो सफलता और निकट आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। धीरे धीरे एक एक बात को पकड़ते जाएं, सुनते समझते जाएं। हिंदी की तैयारी से डरे नहीं। अच्छा विषय है, सेफ है, सुरक्षित है, रुचिकर है, अति अंकदायी है। आप इसके साथ जा सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।